हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। जी हाँ, मेरा नाम प्रतीक नायक है और हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है आपके साथ। एक कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जहां मैं एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब है स्टैंडर्ड 11th की, उसमें एंशिएंट इंडिया के टॉपिक्स को। और पिछले सेशन के अंदर आपका भूतपूर्व प्रतिसाद रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था आपका सर, है ना। तो मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने हमको इस हमारी ये जो नई सीरीज है इसके लिए सपोर्ट करने की शुरुआत की। आज हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे तमिलनाडु बोर्ड की ही जो टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 11th की एनसीईआरटी के अंदर के जो टॉपिक्स है, पर उसमें से हमारा जो मेन टॉपिक्स रहेगा वो होगा रिलेटेड टू द वेदिक एज, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग वन ऑफ द टाइम हम लोग आज बेसिकली वेदिक एज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि एंशिएंट इंडिया को अगर आप क्रोनोलॉजिकली डिवाइड करने की शुरुआत करोगे तो इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर से सबसे पहला पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोन एज। खैर स्टोन एज को हमने कल के क्लास के अंदर ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, उसके पीछे का कारण था क्योंकि ये कंसाइज कोर्स है सर, ठीक है। तो बेसिकली इसको प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, एंड बिकॉज लैक ऑफ सोर्सेज आर देयर द स्टोन एज इज नॉट सीन एज अ मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री सर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ सीधे सीधे ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल है, ना ही कोई लिटरेचर का सोर्स अवेलेबल है। बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ सोर्सेज डायरेक्टली टू इंटरप्रीट द स्टोन एज, इसके हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री की शुरुआत का पीरियड सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने कल के क्लास के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने समझने की कोशिश की कि ये जो पीरियड था इसके अंदर लिटरेचर के कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, पर आर्कियोलॉजी जरूर से हमको इसके बारे में जानकारी देती है। तो मेनली इंडस सिविलाइजेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस दैट आर टेकिंग प्लेस, ओके। तो इस बेसिस के रूप में हमने पिछले सेशन के अंदर आर्कियोलॉजिकल फेजेस के रूप में इसको समझने की कोशिश की। इतिहासकार इसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं सर, ठीक है ना। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब यह है कि ये हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, पर पूर्ण रूप से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इनकी स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हो पाई है। हो सकता है कि भविष्य के अंदर इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अगर डेसिफर हो जाती है तो हमको ऐतिहासिक रूप से बहुत सारी नई नई चीजें जानने को भी मिल सकता है। खैर समय आगे चलता गया और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको ये जानकारी मिली कि वहां से ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को ही वेदिक एज के रूप में जानते हैं। ये वेदिक एज का बेसिकली टाइमलाइन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इंडस सिविलाइजेशन का टाइमलाइन है 2600 बीसी से लेके 1800 बीसी के आसपास का पीरियड सर, ठीक है। एंड देन यू विल फाइंड कि इससे अगर हम लोग ट्रांजिशन में आगे चलते हैं तो अराउंड 15,000 बीसी के आसपास से पीरियड से शुरू होने वाला जो समय जो 600 बीसी तक चलता रहेगा, इसी को ही वेदिक एज के पीरियड के साथ हम लोग जोड़ेंगे सर, ठीक है। तो आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसके अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेदिक एज। वेदिक एज के पीछे अगर आप मेनली सोर्स के रूप में कोई चीज को समझोगे तो उसमें आपको लिटरेचर का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है। तो आगे के क्लासेस के अंदर मैं आऊंगा तो आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में भी समझाऊंगा कि कैसे वैदिक लिटरेचर ने ही हमको वैदिक एज के बारे में नॉलेज दिया है सर, ठीक है। ये नॉलेज के बेसिस के रूप में हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करेंगे दो पार्ट के अंदर वैदिक एज को। एक को कहा जाता है अर्ली वैदिक एज। अब ये अर्ली वैदिक एज इसके लिए इसको कहते हैं क्योंकि ये पीरियड के कार्यकाल की इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये था क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ था। तो इस बेसिस के रूप में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद का जब कंपाइलेशन हुआ और ऋग्वेद के आधारित हमको जो इतिहास लेखन में नॉलेज मिलता है, इसको इतिहासकारों ने अर्ली वैदिक पीरियड में कहा गया है। ये पीरियड मोटे मोटे तौर के ऊपर 1500 से लेके 1000 बीसी तक का पीरियड आपको देखने को मिलेगा, और इसी के इर्द गिर्द जो भी बातें होगी इसको अर्ली वैदिक एज के रूप में कंसीडर किया गया है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसी इतिहास के पीरियड को वैदिक एज को दूसरे पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया और कहा गया लेटर वैदिक पीरियड। ये लेटर वैदिक पीरियड इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये पीरियड करीबन 1000 बीसी से शुरू होते हुए 600 बीसी तक चलता रहेगा सर, ठीक है ना। सो इफ यू सी द टाइमलाइन एस्पेक्ट ओके ऑफ द अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक, they are divided into two parts and the two eras as well sir, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली अर्ली वैदिक एरा की शुरुआत कर रहे हैं, ऋग वैदिक एरा की शुरुआत कर रहे हैं 1500 से लेके 1000 बीसी तक। बेसिकली जो आर्यंस थे इनके बारे में हमको क्या क्या नॉलेज मिलता है, ये कहाँ से आए थे, ये कौन लोग थे, इनकी कल्चर, इनकी हिस्ट्री, इनकी सोसाइटी, इनकी पॉलिटी, इनकी इकोनॉमी क्या है, और इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं पिछले 8 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। खास करके ये तो 9वां साल ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। 8 कंप्लीट हो गए, 9th
इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई विल बी कंप्लीटिंग द 9th ईयर एज वेल। सो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है हमको। आप इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ना चाहते हो ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन द अनअकैडमी प्लस साइड। प्लस साइड के ऊपर फायदा ये होगा कि आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगा और 1-to-1 इंटरेक्शन आप कर सकते हो मेरे साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ, है ना। तो आपकी यूपीएससी की तैयारी को एक कटिंग एज देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोफाइल अवेलेबल होगी। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स टेलीग्राम के ऊपर जुड़ सकते हो और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ और करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा एंड यू यूज दिस कोड PNLive व्हाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आप में से कोई, आपका कोई भी साथी, दोस्त, जो भी मित्र है, अगर सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहा है लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो आई सजेस्ट यू टू यूज दिस कोड PNLive टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल। ओके, तो आप कोई भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, इट्स अप टू यू सर, है ना, बट आपको बहुत लाभ मिलेगा। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अब जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। द रीजन इज दैट कि इसमें आपको काफी लाभ भी होगा। दूसरी बात ये भी है कि ऑप्शनल की डेडिकेटेड क्लासेस में करवाता हूँ। आई टीच हिस्ट्री ऑप्शनल इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। ये हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं करके आप देखोगे तो 500 घंटे के आसपास चलता है सर, 400 से 500 घंटे के बीच में, मतलब 450-500 घंटे के बीच में हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी करवाया था सर, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस कोड PNLive, आपकी हिस्ट्री की पूरी क्वेरी खत्म हो जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है 2023 के लिए, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं तो खाली स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए, यूसीएससी की एग्जाम है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप। फायदा ये होगा कि इसमें आपको 40 करोड़ रुपीस तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल कराई जाएगी अनअकैडमी की तरफ से। लाइव टेस्ट होगा, 50 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं 60 मिनट्स के अंदर, नहीं करके 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं, तो दैट इज ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसका इसका इक्विवेलेंट है, आप देख सकते हो सर, ठीक है। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा, इससे आपको समझ में आएगा कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कहाँ पे ठहरे हुए हो, आपकी तैयारी में कहाँ और आवश्यकता है सुधार की सर, ठीक है ना। तो बाकी आप कंपीट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप 2 स्टूडेंट सामने सामने कंपीट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी होगी लोन की तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो गेट 0% EMI। इनफैक्ट आपको खाली ये कोड यूज करना है, उनको कहना है, आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं, फ्री के अंदर है सर, लास्ट माइल प्रोग्राम। अगर आप में से कोई विद्यार्थी का सिलेक्शन हो रहा है मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए, तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को और वैदिक एज के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया है कि वैदिक एज को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज द अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज इसके लिए क्योंकि ये शुरुआती दौर था जहां हमको मेन सोर्स के रूप में ऋग्वेद ने नॉलेज दिया है सर, ठीक है। तो ऋग्वेद इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, ओके। और वेदों का जो साहित्य है उसमें बेसिकली ऋग्वेद का अपना खुद का ही कल्चरल और मैं कहूंगा कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इस बेसिस के रूप में जब हम लोग ऋग्वेद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो आर्यन समुदाय के लोग थे जिनके बारे में ऋग्वेद के अंदर लिखा गया है, ये आर्य कहा गया है इसको हिंदी के अंदर, इनका क्या इतिहास रहा है, ये कहाँ से आए थे, इनको लेके इनकी क्या खाने पीने की चीजें हुआ करती थी, इनके यहाँ पे किस प्रकार की राजाशाही थी और राज्य व्यवस्था, हर एक चीज आपको इसके बारे में पता चलता है सर, ठीक है ना। तो अर्ली वैदिक एज है, ये पीरियड है करीबन 1500 BC के आसपास का पीरियड सर, है ना। और 1500 BC से लेके करीबन 1000 BC तक जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल सी दैट द अर्ली वैदिक एज कैन बी फाउंड सर, ठीक है ना, समझे। लेटर वैदिक एज को आज नहीं करेंगे, इसको एक और सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशंस के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस तरह से द पीरियड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC सर, ठीक है ना, ये जो पीरियड है दैट इज नोन एज द लेटर वैदिक एज। इसमें ज्योग्राफिकल बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लिटरेचर का बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। तो पूरा का पूरा जो वैदिक लिटरेचर है वो वेदास के ऊपर है सर, ठीक है ना, समझे आप लोग। तो हमको जो भी आर्यंस के बारे में या आर्यन कम्युनिटी के बारे में या आर्यन लोगों के बारे में हमको जो भी नॉलेज मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन द वेद ओनली सर, ठीक है ना। तो ये पूरी वेद की हायरार्की है, वैदिक लिटरेचर की हायरार्की है। समय मिलता है तो इसके ऊपर एक और दिन चर्चा भी लेंगे सर, ठीक है। हम लोग आज के क्लास के अंदर कौन से टॉपिक को टच करेंगे आपको पहले पता होना चाहिए। पहला जो टॉपिक आता है कि आर्यंस थे कौन सर, है ना, हु वर दी आर्यंस, ओके ना, इनकी कल्चर क्या थी, ये कहाँ पे रहते थे, इनकी सोशल कंडीशंस क्या हुआ करती थी, वुमेन की कंडीशंस क्या हुआ करती थी, इकोनॉमी की कंडीशंस क्या थी,
पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या थी और अल्टीमेटली यहाँ पे वैदिक रिलीजन और रिचुअल्स भी क्या हुआ करता था। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक दैट यू विल बी कवरिंग। यहाँ से आपके यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस आने की शक्यता है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। इसके बाद अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे सर, है ना, इवन इफ यू रीड ऑन योर ओन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल सर, है ना। तो इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप तमिलनाडु की बुक खोल के रखिए अपने साथ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ वे के अंदर चलेगी। अब सबसे पहली इनफैक्ट चर्चा होती है कि हु वर द आर्यंस, ओके ना, समझे। तो हम लोग वैदिक लिटरेचर के ऊपर तो बाद में डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वैदिक लिटरेचर इन द फ्यूचर क्लासेस। अभी नहीं करवा रहा हूँ सर, ठीक है ना, अभी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर से अलग से हमारा एक सेशन होगा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चर्चा यहाँ पे यही होता है कि आर्यंस थे कौन सर, है ना, हु वर दिस पीपल, ये कौन लोग थे, ये कहाँ से आए थे, इनकी क्या सिग्निफिकेंस रहती है, ऐतिहासिक रूप से ये जो आर्यन लोग थे इनका क्या इनफैक्ट रोल प्ले था भारतीय, जब हम लोग बेसिकली इतिहास लेखन की बात भी करेंगे सर, ठीक है ना। तो यहां से शुरू करते हैं कि आर्यंस कौन थे। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा मानते हैं काफी सारे लोग कि भाई ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे एक आर्यन इन्वेजन की थियरी चलती है सर, ठीक है ना, समझे। सो देयर आर मल्टीपल ब्रिटिश ऑथर्स, इन सब का मानना है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे का कारण था कि आर्य कुल के लोग भारत में आए हैं सर, ठीक है, और आर्य कुल के लोगों ने बेसिकली हड़प्पा सभ्यता का पतन किया है। खैर ये थियरी आज की तारीख में गलत हो गई है, क्योंकि कोई इन्वेजन के सीधे सीधे हमारे पास एविडेंसेस नहीं मिलते हैं सर, ठीक है ना। सो वी डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एविडेंसेस कि कहीं से विदेशी आक्रमण हुआ था, आर्य कुल के लोगों ने आके यहाँ पे तहस नहस कर दिया था। पर इनिशियली ये थियरी बहुत ही प्रपाउंड की गई सर, है ना, क्योंकि संस्कृत बोलने वाला एक समाज अचानक से ही इतना बड़ा बेसिकली लिटरेचर को और इतनी सारी मैं कह सकता हूँ कि कल्चरल एडवांसमेंट और डेवलपमेंट को करा पाए, उसको लेके काफी सारे लोगों को ये जमता नहीं था, लोगों को, है ना, डाइजेस्ट नहीं होता था। कभी कभी हमको ये मिलता है ना कि ट्रुथ जो सत्य होता है बहुत ही कड़वा होता है। तो ब्रिटिश इतिहासकार और ब्रिटिश ऑथर्स और ब्रिटिश लेखक जब भारत में आते हैं और इन्होंने जब राजकीय रूप से अपना वर्चस्व जमाने की शुरुआत की, तो इन सब को बेसिकली भारतीय कल्चर, संस्कृति, रीति रिवाज को लेके काफी सारी मैं ये कह सकता हूँ कि एक पूर्व धारणाएं थी सर, एंड दे हैड सर्टेन प्रेजुडिसेस एज वेल, सो दे नेवर एक्सेप्टेड, और इसके लिए इन्होंने एक प्रकार की थियरी चलाई। ये थियरी में आर्यंस कौन थे उसको लेके इन्होंने एक हंगामा मचा दिया, और हंगामे के अंदर ये बोला गया कि आर्यंस बाहर के लोग थे सर, ठीक है। तो ये किताब में सबसे पहला टॉपिक ही आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि आर्यंस के बारे में कहां से शुरुआत होती है, उसकी कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द एविडेंस फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट का मतलब है जो वैदिक लिटरेचर की किताबें हैं, उनके अंदर से हमको क्या क्या एविडेंस के रूप में मिली है सर, ठीक है चीजें। तो ये किताब लिखती है दैट द एविडेंस फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस, है ना, कि जो वैदिक किताबें हैं उसके अंदर से बेसिकली आर्यंस के बारे में हमको जानकारी मिल रही है, और बेसिकली हमको ये पता चल रहा है कि एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात की गई है कि आर्यंस कौन थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। So the reference found in the Vedas, the Aryans question is one of the very important issues concerning the early history of India, sir, ठीक है ना। तो आर्यंस कौन थे, ये कहां से आए थे, इनका क्या इतिहास के अंदर रोल रहा है, उसको लेके काफी सारी डिस्कशन, चर्चा, गहमा गहमी आपको भारतीय कल्चर में, इतिहास में अंदर कंटिन्यूसली मिलती रहेगी सर, ठीक है, आज भी मिलती रहती है। तो ये किताब के शुरुआती चैप्टर के अंदर भी यही चीज लिखी गई कि आर्यंस कौन थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब ये आर्यंस के कंटेक्स्ट के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलने की शुरुआत होती है। ये कहानियों को एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो किताब में एक कंटेक्स्ट दिया गया है जिसका नाम है कॉलोनियल कंटेक्स्ट, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके, है ना। तो यूरोपियन ऑथर्स का और यूरोपियन स्कॉलर्स का ये सब मानना है कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से सर, है ना। तो देखने का एक नजरिया है सर, ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू सर, है ना। अगर मैं एक चश्मा चढ़ा देता हूं और चश्मा चढ़ाने के बाद ये कहूंगा कि मुझे सब कुछ काला दिखता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो से फॉर एग्जांपल इफ आई वेयर अ ब्लैक स्पेक्टेकल्स, है ना, मैं काले कलर के चश्मे पहन लेता हूं और पहनने के बाद अचानक से मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे सब कुछ काला दिखता है, तो क्या सच्ची में सब कुछ काला होगा सर, ठीक है ना, समझे, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये कॉलोनियल कंटेक्स्ट देखने को मिलता है। तो यूरोपियंस ने बहुत सारे लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आर्यंस ऐसे लोग थे जो गोरे चिट्टे लोग थे, है ना, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दिए मैनू, इस प्रकार के लोग हुआ करते थे। तो ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की पूर्व धारणा इन्होंने बताने की कोशिश की सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसमें भी खास करके हिटलर जैसे बेसिकली जब मैं कहूंगा कि डिक्टेटर नाजी पार्टी की जब स्थापना करते हैं और अपने यहाँ पे जर्मनी के अंदर नाजीज्म
जो एक प्रकार का ऑथोरिटेरियल डिक्टेटोरियल सिस्टम था उसको प्रमोट करवाने की कोशिश करेंगे, उसमें आर्यन थ्योरी को आज की तारीख में उस पीरियड में बहुत चलाया गया था सर, है ना। आज हमारे पास जितने भी रीजन स्टडीज है उसमें आपको बहुत देखने को मिलता है कि ये आर्यन कोई रेस नहीं हुआ करती थी। इन्होंने ये कहा था कि आर्यंस जो थे एक रेस हुआ करती थी, एक एथनिक ग्रुप हुआ करता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट नाउ यू विल फाइंड कि इनको बेसिकली एक कहा जाता है कि दे वर द ओरिजिनल स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के रूप में पहचानते हैं। तो आज की तारीख में जो संस्कृत भाषा आप देख रहे हो ना सर, ठीक है, तो आर्यंस के लिए कहा जाता है कि दे वर द वंस हु यूज्ड टू स्पीक द संस्कृत लैंग्वेज, ओके। संस्कृत वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे अलग अलग भाषा के मैं कहूंगा कि ग्रुपिंग्स बने हुए हैं सर, ठीक है। जैसे एक द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है, वैसे इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है। इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज के अंदर आपको वी विल फाइंड कि एक लैंग्वेज का ग्रुप देखने को मिलेगा जैसे हम लोग कहते हैं दी इंग्लिश, मतलब जो लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है सर, ठीक है। वहां से ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे संस्कृत लैंग्वेज है, तो वो सब बेसिकली इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के साथ जुड़ी गई है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि इस बेसिस के रूप में काफी सारे लोगों ने ये बताया कि आर्यंस कोई बेसिकली बाहर के लोग थे नहीं। आर्यंस का जब हम लोग लिटरेचर देखते हैं और उनकी एजुकेशन को समझते हैं, वेद को स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के साथ जुड़े हुए थे या मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से जुड़े हुए थे, मतलब जो इंडिजिनस भाषा थी। मतलब यह है कि बेसिकली आर्यन कोई और लोग नहीं है। मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर भाषा के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे तो इस बेसिस के रूप में यह पता चल रहा है कि भाई ये कल्चरल मिक्स था जो भारत के स्थानिक लोगों के साथ मर्ज हुआ था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। हमको आर्यंस के बारे में एक चीज ये भी पता चलती है कि इन्होंने घोड़ों को काफी बड़ी मात्रा में डोमेस्टिकेट किया था, क्योंकि देखिए घोड़ों को लेके यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा है। यूपीएससी ने 2019 की शायद तक प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर से ये बताने की कोशिश की थी कि भाई ऋग्वेद के अंदर से और आर्यंस के द्वारा हॉर्स का डोमेस्टिकेशन हुआ है, पर इंडस वैली के लोगों को घोड़े के बारे में पता नहीं था सर, है ना। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर यूपीएससी ने ये माना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता था, आर्यंस जो वैदिक एज के अंदर रहने वाले लोग थे उनको घोड़े के बारे में पता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हम इससे इफ्स एंड बट्स नहीं करेंगे, हम भी ये थियरी के ऊपर मानते हैं कि भाई हड़प्पा काल में शायद घोड़ा नहीं था, क्योंकि यूपीएससी मानता है सर, है ना। क्योंकि डिबेट करना नहीं है, ये तो कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो इसको इस तरह से ही देखेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी, इन्होंने चैरियट्स का भी उपयोग किया था सर, है ना। इनके लिटरेचर से हमको ये भी पता चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि ये जो चैरियट्स बनाए होंगे, ये चैरियट्स बेसिकली लड़ाई वड़ाई के लिए बनाए थे सर, ठीक है। तो इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो विल कम टू नो अबाउट देयर फाइटिंग, will come to know about how they are like fighting against each other। ये अग्नि को पूजा करते थे सर, ठीक है। ये सोमा नाम की जो ड्रिंक थी, सोमरस जिसको कहते हैं, उसका आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर का लिमिटेड डेवलपमेंट हुआ था और पेस्टोरलिज्म का काफी यूज हुआ था। पेस्टोरलिज्म का मतलब है कि पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था सर, ठीक है। जैसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज की गाय भैंस हो गई है सर, ठीक है, या और भी बेसिकली अलग अलग एनिमल्स होंगे जहां पे डेयरी इंडस्ट्री है और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके उनका आर्थिक रूप से और हमारी जो जीवन को थोड़ी सरल बनाने के लिए जो उत्सर्जन किया जाता है, उन सब का उपयोग आपको यहां से मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि इनके लिए कहा जाता है कि दे वर स्पीकर्स, ओके ना। तो एक भाषा बोलने वाले लोग आपको यहां से मिलते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसको लेके काफी सारी डिबेट आपको मिलती रहती है। ये डिबेट के अंदर इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं कि ये बाहर के लोग थे, कोई अंदर के लोग थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब जैसे एक थियरी आती है कि ये कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया के लोग थे सर, है ना, कि दे वर द पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया पीपल सर, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आए थे। तो आपने एक जर्मन स्कॉलर का नाम सुना होगा जिसका नाम है मैक्स म्यूलर सर, ठीक है ना। मैक्स म्यूलर बेसिकली इसको काफी प्रमोट करता है। ये कहता है कि ये सेंट्रल एशियन या बेसिकली आज की जो मंगोलिया स्टेपीज वाला रीजन है वहां से माइग्रेट होकर ईरान की तरफ आए होंगे और ईरान से भारत की तरफ आए होंगे सर, ठीक है ना। तो एक प्रकार की थियरीज चलती रहती है, इसको लेके काफी लोग सपोर्ट भी करते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो देयर इज एविडेंसेस कि देयर माइट बी सेवरल वेव्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब यह है कि कुछ ठीक ठाक मात्रा के अंदर आए होंगे लोग, बट ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई विदेशी आक्रमण हुआ था सर, ठीक है ना। अभी तक हम लोग को यह सिखाया जाता है कि भाई इनके यहाँ पे बेसिकली आक्रमण हुआ था, फॉरेन इन्वेजन हुआ था, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हड़प्पा काल का डिक्लाइन हो गया और बाकी सारी चीजें बदल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि काफी सारे लोगों ने ये कहा है और ये बताने की कोशिश की है कि सेंट्रल एशिया के साथ इनके साथ कहीं ना कहीं लिंकेजेस था, उसके बारे में एक थियरी को माना जाता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो एक थियरी ये कहती है कि आर्यंस जो थे ये ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया
और करीबन ब्लैक सी के आजू बाजू वाले रीजन से आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो देयर इज अ थियरी विच टॉक्स अबाउट कि दिस पीपल वर एक्चुअली बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी एज वेल, ओके। कुछ लोग ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है बैक्टीरिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये बैक्टीरिया मार्गिना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स पोस्ट हड़प्पन पीरियड में डेवलप होता है सर, ठीक है। तो आपको जानकारी होगी कि जब हड़प्पा काल का पतन होता है इंडस सिविलाइजेशन का, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि कुछ लोग बेसिकली हमको ये पता चलता है कि ये सब रीजन्स को छोड़ के चले गए सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि आज के अफगानिस्तान में बेसिकली बल्ख प्रदेश है, बल्ख। ये बल्ख को बेसिकली पहले के पीरियड के अंदर बैक्टीरिया कहा जाता था सर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वाले प्रदेश के अंदर से बेसिकली कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट होकर भारत की तरफ आए हैं, ऐसे एविडेंसेस हमको यहाँ से मिल रहे हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो वी विल सी कि सम थियरीज से कि आर्यंस यहाँ से आए होंगे सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। दूसरे लोगों ने बेसिकली इसके साथ ये भी जोड़ने की कोशिश की है कि यहाँ जो नाम मिले हैं आर्य कुल के, आर्य राजाओं के समय पे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, उनका कहीं ना कहीं रिलेशंस कहीं इराक के साथ था या मॉडर्न डे ईरान के साथ था। तो एक थियरी ये भी आई है कि ये ईरान वाले रीजन से आए होंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। इसके सिवाय आज का तुर्की है, तुर्की नाम का कंट्री आपने नाम सुना होगा सर, ठीक है। तुर्की में बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है बोगासको इंस्क्रिप्शन। कौन सा नाम याद रखेगा सर, ठीक है, बोगासको इंस्क्रिप्शन। बोगासको इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर से हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि आर्यंस शायद तक बेसिकली ईस्टर्न तुर्की या आज का जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां से कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब ये इंस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन में दो डायनेस्टीज के राजाओं के बीच में एक ट्रीटी होती है सर, है ना। सो देयर इज अ इंस्क्रिप्शन इन एनातोलिया, एनातोलिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बोगासको सर, ठीक है। ये नाम आ सकता है आपको कि बोगासको इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री के अंदर, नाम याद रखेगा। करीबन 1900 से लेकर 1700 बीसी की यहाँ कहानी है जहां पे कसाइट और मितानी करके दो राजा होते हुआ करते थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। वहां पे हमको ये पता चल रहा है कि इनके बीच में एक डिप्लोमेटिक ट्रीटीज हुई थी। ये डिप्लोमेटिक ट्रीटी में बेसिकली वैदिक काल के कुछ कुछ भगवान वहां पे हाजिर थे, ऐसी एविडेंसेस मिल रही है। इंद्र, मारुत, अग्नि, ये सब के बारे में बेसिकली इनके इंस्क्रिप्शन के बारे में नॉलेज मिलता है। तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद तक आर्यंस जो थे ये तुर्की से भी आए होंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि वी विल फाइंड कि इनको लेके काफी सारी चर्चाएं होती है। आज की तारीख में हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ के कोई फॉरेन ओरिजिन के लोग नहीं है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ना ही कोई विदेशी आक्रमण हुआ था सर, है ना। तो हु वर दी आर्यंस को लेके बेसिकली काफी सारी चर्चाएं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देयर वाज नो इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि माइग्रेशन हुआ होगा। माइग्रेशन समझ में आता है सर, ठीक है ना। कुछ लोग आए होंगे बाहर से जो यहाँ पे स्थायी हुए होंगे सर, ठीक है। बाकी इनकी जो लैंग्वेजेस है, ये लैंग्वेजेस में बेसिकली इंडियन लैंग्वेज का प्रभाव बहुत है। जैसे संस्कृत के अंदर बहुत सारे शब्द है जो तमिल और द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ मिक्स हो रहे हैं। आर्यंस ने बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज यूज की थी। द्रविडियन लैंग्वेज में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करोगे तो कौन सी है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है दैट इज तमिल लैंग्वेज सर, ठीक है। तो संस्कृत और तमिल के शब्दों के बीच में बहुत सारी इंटरमिंगलिंग है। तो ये दर्शाता है कि इनमें ये लोग एक ही लोग थे, बेसिकली भाषा बोलने के लिए अलग अलग वेरिएशंस निकले होंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो आखिर में जब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन में हमको ये पता चल रहा है कि कोई डायरेक्टली एविडेंसेस यहाँ पे नहीं था सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना। वी विल सी कि इनके द्वारा अश्व नाम के शब्द का उपयोग करना या वृषभ नाम के शब्द का उपयोग करना, ये कोई फॉरेन ओरिजिन की डायनेस्टीज को या फॉरेन ओरिजिन के कंसेप्ट को नहीं दर्शाता है सर, ठीक है। इनके बीच में वी विल फाइंड कि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का सिमिलैरिटी था, नो डाउट। ईरान के अंदर लोग कहते हैं कि शायद तक ये लोग आए होंगे और ईरान वाले प्रदेश से भारत की तरफ से भी इनकी एंट्री हुई होगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि देयर इज नो ट्रेस ऑफ अर्बन वेव इन द ऋग्वेद सर, है ना, समझे। और आर्यंस की जो कहानी है वो हड़प्पा के साथ कुछ लोग कहते हैं कि मैच नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि हड़प्पा और आर्यंस के बीच में 300 साल का अंतर भी था सर, ठीक है ना। सो देयर वाज अ टाइम फ्रेम बिटवीन हड़प्पन्स एंड द आर्यंस। अब देखिए हड़प्पन्स का करीबन 1500 के 1800 के आसपास डिक्लाइन हुआ सर, ठीक है। आर्यन का जो काल था, वैदिक एज था, वो 1500 के बीच में शुरू होता है सर, है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखने की कोशिश करो तो टाइम पीरियड है 300 साल का सर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में कल्चरल सिमिलरिटीज नहीं होगी क्योंकि 300 साल का अंतर हो चुका है। उसका मतलब ये नहीं है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो वैदिक एज के साथ सीधे सीधे मैच नहीं कर रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि दे माइट नॉट बी मैचिंग।
एक थियरी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा माना गया है कि कुछ कुछ डीएनए स्टडीज में ये पता चल रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो जेनेटिक मार्कर है सर, ठीक है ना, जैसे M17 करके एक जेनेटिक मार्कर है सर, ठीक है, वो यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में थोड़ा सिमिलर है, तो शायद तक कुछ कुछ लोग आए होंगे। बट इसमें फॉरेन इन्वेजन की जो कहानी है कि भाई ये जो ऋग्वेद के अंदर की जो बातें लिखी गई है, शायद तक बेसिकली आर्यंस कहीं बाहर से आने वाले लोग थे, उसको हम नहीं मानते हैं। आज की तारीख में कंक्लूजन में हम ये मानेंगे कि Aryans were a group of people who used to speak a language and this language was called as Indo-Aryan group of languages, सर, ठीक है ना। भाषा का प्रकार है इंडो-आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। ये इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर बेसिकली एक लैंग्वेज आपको मिलती है संस्कृत, सर, ठीक है ना, समझे। ये इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर आपको एक लैंग्वेज मिलती है जिसका नाम है संस्कृत, और इसी के इर्द गिर्द वी विल फाइंड की सब चीजें चलती रहेगी, सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी विल सी कि इसमें हमारे पास कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, कुछ कुछ जेनेटिकली सिमिलर जीन्स मिलते हैं, इतने सदियों से लोग आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंजेस हुए हैं, क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हुए हैं, तो शायद तक इन सब चीजों के कारण हो सकता है कि कुछ चीजें नए सिरे से बन के आई थी। बाकी देयर आर नो डायरेक्ट क्रक्स और देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर दैट एज वेल। खैर, अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जो फर्दर डेवलपमेंट है, वो फर्दर डेवलपमेंट में ये बेसिकली कहाँ पे रहते थे और इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, सर, ठीक है ना, समझे। अब याद रखिएगा कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द वैदिक पीरियड, सर, ठीक है ना, तो ज्यादातर ऋग्वेद के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज का मेंशन किया गया है, दे आर लिविंग इन द रीजन्स ऑफ सप्त सिंधु। कहां पे रहते हैं, याद रखिएगा, दे आर लिविंग इन द रीजन्स ऑफ सप्त सिंधु, सर, ठीक है ना। तो सिंधु और उसके आजू बाजू वाली जो नदियां है, सर, ठीक है, उसके आजू बाजू के रीजन्स के अंदर हमको ये पता चलता है कि इनिशियल आर्यन सेटलमेंट्स मिलते हैं, सर, ठीक है। सप्त सिंधु में मतलब सिंधु के साथ सतलज है, रवि, बियास है, झेलम है, एक सरस्वती नदी हुआ करती थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में गग्गर हाकरा के रूप में भी पहचानते हैं, सर, ठीक है। अदर देन दिस आपको गोमत जैसी नदी मिल जाएगी, आपको खूबा काबुल नदी मिल जाएगी, स्वात वैली तक इनका प्रभाव आपको मिलता है। स्वात, काबुल, ये सब वो नदियां है बेसिकली जो आज के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक आपको मिलती है, सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द आर्यंस इनिशियली सेटल्ड इन द एरियाज ऑफ द ईस्टर्न अफगानिस्तान, द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एज वेल, सर, है ना। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ उत्तर पश्चिम के रीजन से सेटल होते होते आज के यमुना तट तक आपको मिलेंगे, सर, ठीक है ना। और यमुना तट के आजू बाजू में इनका सेटलमेंट था। अब हमको कैसे पता चला कि ये कहां पे रह रहे हैं, सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि व्हेन वी स्टडी द ऋग्वेद, है ना, जब हमने ऋग्वेद को खुद पढ़ा है, सर, है ना, तो ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल मिलते हैं, 10 मंडल, सर, ठीक है। ये 10 मंडलों में बेसिकली एक श्लोक लिया गया है जिसका नाम है नदी स्तुति, सर, ठीक है ना। ये नदी स्तुति के अंदर हमको ये पता चलता है, ये नदी तमा के रूप में भी इसको पहचानते हैं, जिसके अंदर से हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये आर्यंस कहाँ पे रुक रहे थे, उनका जीवन क्या था। इन द अर्ली पीरियड बिटवीन 1500 to 1000 BC इनका टाइम पीरियड था, और यहाँ पे ये जो ज्योग्राफिकल रीजन में ये लोग रुके हुए थे, इसी के आजू बाजू में इनके यहाँ पे पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज आपको याद रहना चाहिए कि सप्त सिंधु है। अब इसमें भी सिंधु के अलावा और भी नदियों को मेंशन किया गया है, जैसे अगर आप सब देखोगे तो सतलज को सुतुद्री कहा गया है, सर, ठीक है। देन यू विल फाइंड कि झेलम को वितस्ता कहा गया है, सर, ठीक है। बियास को विपशा कहा गया है। देन यू विल फाइंड रावी को परुष्णी नदी कहा गया है, सर, है ना। तो आज की जो कंटेम्प्रेरी रिवर्स हम देखते हैं, झेलम, सतलज, रवि, चेनाब, है ना, तो उन सबको अलग अलग नाम से वैदिक लिटरेचर में बोला गया है, और उसमें टोटल 20 से ज्यादा नदियों का मेंशन भी है। आपको इसके अंदर से मुजवंत और हेमवंत जैसे शब्दों का भी उल्लेख देखने को मिलेगा। मुजवंत और हेमवंत मूलतः से एक माउंटेन्स के बारे में हमको पता चलते हैं, तो वहां से हिमवंत करके एक शब्द मिलता है। वैदिक काल के अंदर वहां तक बात की गई है कि जो सोम, जिसका रस पी के आर्यंस को शक्ति मिलती थी, ये कहीं पहाड़ियों से उनको अचीव किया जाता था, सर, ठीक है। तो वी डू गेट ऑल दिस इंस्टेंसेस। हमको जब वैदिक लिटरेचर को पढ़ाई करते हैं तो हमको ये जानकारी मिलती है कि ये लोग यहाँ पे रुके हुए थे। अब सवाल ये था कि ये रुके थे तो इनके बीच में सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे चलते थे। सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि राजकीय रूप से और सामाजिक रूप से इनके बीच में किस किस प्रकार की सिस्टम हुआ करती थी, अगर ये लोग के बीच में बेसिकली समाज कैसे बन के आया और किस तरह से चलता है, सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बेसिकली आर्यंस उस पीरियड में ऋग्वेद हमको ये जानकारी देता है, ऋग्वेद हमको ये जानकारी देता है कि इनके यहाँ की जो सोसाइटी है, सर, ठीक है ना,
ये सोसाइटी की इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहां से देखने को मिलेगी फ्रॉम द फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलेगा। ये फैमिली को हम लोग कुल के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। सो इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर वी विल फाइंड द फैमिली वाज सिग्निफाइड एज द कुल। एक फैमिली एक गांव के अंदर रहता था, बहुत सारे फैमिली एक गांव के अंदर साथ में रहते थे सर, ठीक है ना। तो ये फैमिली बेसिकली जो विलेजेस के अंदर सेटल होने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक से अधिक फैमिली, तो वहां से बनेगा ग्राम सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि बहुत सारे अधिक फैमिली यहाँ गांव के अंदर रुकने की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ इनके बीच में थोड़ा बहुत सिस्टम बनने की शुरुआत होती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ये जो ग्राम हुआ करता था, बहुत सारे गांव इकट्ठे होंगे और उनके बीच में एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट बन जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट बन जाता था, एक ग्रुप ऑफ विलेजेस बन जाता था सर, ठीक है ना। उसके लिए कहा गया है विश्व सर, है ना, विश्व। विश्व बेसिकली एक शब्द था जिसको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी उस पीरियड में कंसीडर किया गया है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस सर, ठीक है। और ये जो विश्व हुआ करता था, ये विश्व को बेसिकली कंट्रोल किया जाता था बाय द ग्रेटर पॉलिटिकल यूनिट कॉल्ड एज द जन सर, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि ये जो जन है ये स्टेट के लिए शब्द यूज किया गया है सर, ठीक है। और ये जन का मुखिया हुआ करता था जिसे हम लोग कहते हैं राजन सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि कुल, विश्व, ग्राम और जन, ये अल्टीमेटली चार शब्द आपको यहां से देखने को मिलेंगे। और ये जो जन है इसके हेड के रूप में हमको राजन देखने को मिलते हैं सर, ठीक है। तो जितने भी आर्यन सोसाइटी के लोग थे सर, है ना, ये सब लोग बेसिकली इस प्रकार की एक हायरार्की के अंदर बटे हुए थे सर, है ना। सो दे वर एक्चुअली डिवाइडेड, दे वर एक्चुअली सेटल्ड इनटू दिस हायरार्की ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो आता है वो बेसिकली फैमिली के अंदर कुल आता है। आज की तारीख में भी हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कुल देवता, कुल दीपक, कुल दीपिका सर, है ना। संतान के लिए, भगवान के लिए, अपने फैमिली के इष्ट देव के लिए इस प्रकार के शब्दों का महत्व आज की तारीख में भी मिलता है हमको सर, ठीक है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि ये आर्य काल से आपको यहां से मिलेगा सर, ठीक है। तो जितने भी बेसिकली सेटलमेंट्स थे ना सर, ये लोग रहते थे नदी किनारे, ये सेटलमेंट्स के अंदर आपको इस प्रकार की डेवलपमेंट मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब राजन का एक ही कार्य था कि लोगों को बेसिकली प्रोटेक्ट करना, प्रजा और पशु का ध्यान रखना सर, ठीक है, कि भाई उनके पास जो भी एनिमल्स है और उनके पास जो भी पॉपुलेशन है उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसको लेके कार्य करते रहना सर, ठीक है। तो इस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलती है। ये पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे जन, विश्व, ग्राम और उसके बाद बेसिकली आपको कुल देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड कि इस प्रकार की एक पॉलिटिकल सिस्टम हमको मिलती है। अब प्रॉब्लम ये था कि एक से ज्यादा जन थे, बेसिकली ये क्लैन बेस्ड पॉलिटी हुआ करती थी। क्लैन बेस्ड पॉलिटी का मतलब क्या है कि एक कुल के लोग एक किंगडम में रहते थे सर, ठीक है, दूसरे कुल के लोग दूसरे किंगडम में रहते थे, तीसरे कुल के लोग तीसरे किंगडम में रहते थे। अब इन सबके राजाओं के बीच में लड़ाइयां होती थी सर, है ना, फॉर द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, फॉर द कंट्रोल ऑफ टेरिटरी, फॉर द कंट्रोल ऑफ आई वुड से प्रजा and the pashu as well sir, ठीक है, getting on point, okay। So we will find कि ऋग्वेद talks about the Aryans and the fighting going on between the enemies and how they used to fight among themselves sir, ठीक है, getting on point। So the political organization was actually based on the social organization। आप अगर सोसाइटी के यूनिट्स को डेवलप करते हुए देखोगे तो ग्रेजुअली हमको यह पता चलता है कि इनके यहाँ पे क्या था कि पॉलिटिकल सिस्टम का भी बेस बनने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। इनके बीच में नॉर्मली लड़ाई क्यों होती थी? एक तो कैटल्स के लिए, क्योंकि गौ, गाय का बहुत ही इंपॉर्टेंस था सर, है ना। इन द ऋग्वेद वी कम टू नो अबाउट मल्टीपल वर्ड्स जैसे गविष्ठी, गाव्यूत, घोड़ुली, ऐसे आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं जहां गाय के सेंट्रिक आपको मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। एक स्टेट की दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करने के बाद जो भी आपने वॉर बूटी, मतलब जो भी उसने आपने संपत्ति कमाई है वो भाग के रूप में शेयर कर दी जाती थी। सो दे टू शेयर अराउंड द रिसोर्सेज दैट दे हैड वॉन अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। ये कहानी ये है कि ये आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों सबके सब आपको लड़ाई करते हुए मिलेंगे सर, ठीक है। अब जैसे हमको ये देखने को मिलता है कि अगर आप ये मैप देख पा रहे हो, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिया है, इसमें कुछ कुछ आर्यन किंगडम्स के नाम लिखे गए हैं, आर्यन किंग्स के बारे में नाम पता चला है सर, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे देखोगे तो नॉन आर्यन किंग्स के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है सर, ठीक है। तो इन द ऋग्वेद देयर विल फाइट अ बैटल कॉल्ड एज 10 राजन्य की लड़ाई सर, ठीक है। ये 10 राजन्य की लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 10 राजाओं के बीच में संघर्ष हो रहा है और आखिर में 10 राजाओं के संघर्ष के अंदर भारत करके एक वंश हुआ करता था जिनके राजा सुदश हुआ करते थे, वो जीत जाते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि द किंग सुदास belonging to the Bharat dynasty or the Bharat tribe will be winning over the battles
एंड इवेंचुअली एस्टेब्लिशिंग हिज बेंचमार्क एंड डोमिनेशन इन दिस रीजन सर। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है, कभी समय मिले तो इसको पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगी सर। खैर, सो होता क्या है कि इनकी लड़ाइयों में बेसिकली आर्यंस के साथ लड़ाई करते थे, आर्यंस नॉन आर्यंस के साथ लड़ाई करते थे। तो इसमें बेसिकली ये जो पिंक करके, ये जो पिंक एरिया आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सर, ठीक है, दिस होल एरिया इज एक्चुअली द एरिया विच इज डोमिनेटेड बाय द नॉन आर्यन कम्युनिटी सर। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये तो थोड़ा क्या कहते हैं पिक्सल स्केटेड हो गया, पर आपके पास तमिलनाडु बोर्ड की किताब होगी तो उसको आप देखेगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली कहानियों के अंदर पता चलेगा कि कैसे इनकी संघर्ष भी होती रही है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो होता क्या था कि ये लोग बेसिकली लड़ाई करते थे, बैटल्स वाज वन ऑफ द मेजर फेवरेट टाइम फॉर द आर्यंस एज वेल, और उसमें हमारे भगवानों को, अपने इष्ट देवताओं को बहुत याद करते थे सर। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा याद किया जाता था। तो जब भी एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी के साथ लड़ाई करने जा रही है सर, ठीक है ना, समझे, जैसे भारत वंश था और एक पुरु वंश हुआ करता था, भारत और पुरु वंश के बीच में जब लड़ाई हुई तो इंद्र भगवान को सबसे ज्यादा याद रखा गया कि भाई इंद्र भगवान हमको शक्ति देंगे, इंद्र भगवान हमको ताकत देंगे, और उसके बाद हम हमारी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है उनको डिस्ट्रॉय करके आएंगे सर। ठीक है ना, समझे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। ये दर्शा रहा है कि बैटल्स का बहुत ही अपना सिग्निफिकेंस आपको मिलता है वैदिक एरा और वैदिक लिटरेचर के अंदर से सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इसमें बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी गई है कि द भारत एंड द त्रिशु वर रूलिंग आर्यन क्लैंस, है ना, ये जन हुआ करता था आर्यंस का सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, विच वाज सपोर्टेड बाय द वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि आपको सुना होगा, एक्चुअली ये जो ऋग्वेद के जितने भी मंडल है ये ऋषियों के ऊपर है सर, है ना। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, अत्रि है, भरद्वाज है, कानड़ है सर। ठीक है, ये ऋषियों के ऊपर से आपको ऋग्वेद के मंडल्स मिलते हैं। ऋग्वेद कोई एक किताब नहीं है, उसमें ऋषियों की बेसिकली फैमिली और उनकी एडिशंस आपको मिलती है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। द रीजन ऑफ इंडिया वाज नेम्ड आफ्टर भारत वर्ष आफ्टर द किंग भारत ओनली सर। ठीक है, अब कहानी ये है कि ये जो भारत वंश के राजा थे इनकी लड़ाई हो गई 10 राजाओं के साथ इकट्ठे होके सर। ठीक है ना, समझे। इट इज नोन एज द बैटल ऑफ 10 किंग्स, और इसी को ही 10 राजन्य कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया सर। ठीक है, बाय द वे 10 राजन्य के ऊपर मैंने बेसिकली एक यूट्यूब के ऊपर सेशन लिया हुआ है, आप खाली सर्च करिएगा द बैटल्स दैट चेंज इंडिया, और बैटल्स दैट चेंज इंडिया के अंदर 10 राजन्य के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है। इनकी लड़ाई एक्चुअली रावी नदी को किनारे होती है सर, है ना। रावी को पुरुषनी नदी कहते थे सर। ठीक है, उस पीरियड में तो रावी नदी के वाटर शेयरिंग को लेकर लड़ाई हुई थी सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि शुदास करके एक राजा थे जो भारत वंश के राजा थे, और उन्होंने बेसिकली पुरु राज्य को हरा दिया था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि इनके राजाओं के बीच में बहुत सारी संघर्ष होती रहती थी। इनकी पॉलिटिकल सिस्टम में हमको यह भी पता चलेगा कि जब लेटर वैदिक पीरियड आया, लेटर वैदिक पीरियड का मतलब क्या है कि द पीरियड बिटवीन द 1500 टू 1000 टू 600 बीसी, उसमें भारत वंश और पुरु वंश दोनों के दोनों इकट्ठे हो गए, और ये लोग ने बेसिकली एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की जिसका नाम है कुरु वंश। ओके ना, तो कुरु वंश के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे इन द लेटर पीरियड एज वेल सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको इसमें से पॉलिटी के अंदर से सवाल आएगा कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या थी, ये किस प्रकार की प्रशासन को चलाते थे, और इनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सेटअप किस तरह से चलती है, तो याद रखिएगा सर। ठीक है ना, तो वी विल फाइंड कि ये बेसिकली ऋग्वेद की जो पॉलिटी है वो क्लैन बेस्ड हुआ करती थी। क्लैन बेस्ड का मतलब क्या है कि ये बेसिकली अलग अलग समुदाय के रूप में थी सर। ठीक है, तो ये जो भारत है, पुरु है, त्रिच्छु है, ध्रुयु है, अनु है, ये सब बेसिकली राज्यों के नाम थे सर। ठीक है ना, एक्चुअली भारत जो किंगडम नाम पड़ा है उसके पीछे भी भारत वंश के राजा का नाम है सर। ठीक है, तो भारत करके एक राजा थे, उनके ऊपर से ही भारत डायनेस्टी की शुरुआत हुई, और आज हम लोग जिसे भारत कहते हैं ना, इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 के अंदर आप पढ़ते हो, वो भी बेसिकली वैदिक काल के राजा के साथ ही जुड़ा गया है सर। खैर, तो उनके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट ऑफ वैदिक एज इन द लेटर क्लासेस। अब थोड़ी समझने की कोशिश करता है कि कहानी क्या है सर। ठीक है, तो इनकी क्लैन बेस थी, छोटी छोटी ट्राइबल समूह थे, ये सब साथ में रह रहे थे, और इनके राजाओं को राजन कहा जाता था सर। ठीक है, तो राजन का अपना खुद का इंपॉर्टेंस मिलता रहता है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है। ऋग्वेद कहता है कि द किंग्स लिव्ड इन द मल्टी पिलर्ड पैलेसेस, है ना, समझे कि नहीं समझे, ये टर्म याद रखेगा, यहां से सवाल आ सकता है क्या उस टाइम पे पैलेसेस थे, तो ऋग्वेद ये कहता है कि शायद तक इनके पास हुआ करते थे सर। ठीक है, दे ऑफर्ड द गिफ्ट्स ऑफ कैटल, चैरियट्स एंड द हॉर्स ऑर्नामेंट्स एंड द गोल्ड टू द प्रीस्ट एज वेल, क्योंकि दक्षिणा के रूप में राजा बेसिकली ब्राह्मणों को अलग अलग प्रकार की चीजें गिफ्ट किया करते थे सर। ठीक है, खासियत यह है कि ये राजन का इलेक्शन सामान्य रूप से नहीं हो रहा था, पर एक प्रकार की हेरिडेटरी चीफडम्स आपको मिल जाएगी सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब एक साइड के ऊपर हेरिडेटरी चीफ था, दूसरे साइड के ऊपर हमको ये भी पता चलता है कि एक इलेक्शन भी होता था, है ना। तो नॉर्मल रूप में हमको ये देखने को मिल रहा था कि ये जो राजन है,
ये राजन को हम लोग बेसिकली ये मानते हैं कि भाई इलेक्शंस के थ्रू इनकी सिस्टम चलती थी। इनफैक्ट वैदिक पीरियड के समय पे हमको ये पता चल रहा है कि 3 ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे एक हुआ करती थी सभा, एक हुआ करती थी समिति सर, ठीक है, एक हुआ करती थी विधात, ये सब ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू राजा का इलेक्शन आपको मिलता है। उसमें जो समिति नाम की बॉडी है, सभा नाम की जो बॉडी है, ये राजन के इलेक्शन में रोल प्ले करती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो राजा ऐसे तो हेरिडेटरी था पर उसका इलेक्शंस था, तो इसके हाथ में सत्ता इतनी एब्सोल्यूट नहीं हुआ करती थी, और इस बेसिस के रूप में एक पॉलिटिकल बॉडी हमको पता चलती है समिति। इनफैक्ट वैदिक काल में आपको वुमेन की कंडीशंस के बारे में पता होगा। इन द ऋग्वेदिक एरा द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज सच दैट द वुमेन पार्टिसिपेटेड इनटू द बॉडीज लाइक सभा एंड समिति। ऋग्वेदिक काल के अंदर हमारे पास बहुत ही क्लियर कट एविडेंसेस है कि ये जो सभा समिति नाम की जो संस्थाएं थी उसके अंदर स्त्रियों की भागीदारी भी हमको मिल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर राजा का काम क्या था कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, और बेसिकली जो भी कार्य है उसमें बेसिकली भगवान को याद करना सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि राजा के हाथ में अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी के बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि वो राजा की लोगों की रक्षा कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे लड़ाइयां हो रही है पर आर्मी के हमारे पास एविडेंसेस नहीं है सर, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी के एविडेंसेस नहीं है, याद रखेगा सर, ठीक है, कि इन द वैदिक एरा देयर इज नो एविडेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी बिकॉज द पॉलिटी वाज डिवाइडेड ऑन द क्लैंस। अलग अलग समुदाय के लोग थे, सब एक ही समुदाय वाले साथ में रहते थे, तो जब भी कोई लड़ाई होती थी राजा बुला देता था, बोले भाई बंदे भेज दो ना, लड़ाई हो गई है सर, ठीक है। तो सब नजदीक नजदीक के गांव में ही रहते थे, दे टू कम टुगेदर, दे टू फॉर्म एन आर्मी एंड दे टू फाइट विद द किंग्स हु आर लिविंग इन द नियर बाय एरिया सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि वैदिक सोसाइटी के अंदर आपको मिलिट्रिस्टिक डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलता है। स्टैंडिंग आर्मी ना होने के बावजूद भी हमको ये पता चल रहा है कि मिलिट्रिस्टिक डेवलपमेंट था, है ना। तो बो, डैगर्स, एक्सिस, लैंसेस, इन सब से बेसिकली अलग अलग प्रकार के वेपन्स बनाए गए। अब याद रखिएगा कि वेपन्स का उपयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, तो हमको आइडिया रहना चाहिए कि यस वेपन्स का उपयोग हुआ था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। आखिर में होता क्या था कि एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर जब जीत जाता था, when one dynasty used to win over the other dynasty, एक डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी के ऊपर जब अपनी जीत हासिल करती है तो वो जो भी संपत्ति और जो भी पैसा कमाया है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि भाई चलो हमने इतना कमाया है, दूसरे राजाओं के पास से हमने जो भी जीता है वो हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब इंटरेस्टिंग कहानी आपको क्या मिलती है, इस पीरियड के समय पे हमको दास प्रथा के बारे में पता चलती है, स्लेवरी सिस्टम के बारे में पता चलती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, ठीक है ना। अब माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यहां से यूपीएससी सवाल निकालेगा सर, ठीक है। तो होता क्या था कि जब एक डायनेस्टी दूसरे डायनेस्टी के ऊपर चढ़ाई करती है, आक्रमण करती है और उनके ऊपर अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करती है, तो वहां के जो स्थानिक लोग थे, स्थानिक आवाम थे, वो उनके गुलाम बन जाते थे सर, ठीक है ना। तो वहां से हमको यहाँ से बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिलती है दास प्रथा के बारे में सर, ठीक है। ये दास में स्त्रियों को भी दासियों के रूप में उपयोग किया जाता था सर, ठीक है ना। तो एक राजा के बारे में बात किया गया है जिसका नाम है त्रस्यदस्यु सर, ठीक है ना। द किंग त्रस्यदस्यु, द चीफ ऑफ द पुरु डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, ये 50 वुमेन एज अ गिफ्ट सर, है ना। इन्होंने दासियों को बेसिकली गिफ्ट के रूप में दे दिया सर, है ना। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी के रूप में आपको सवाल आ सकता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। राजा का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट था और राजा को बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्स के अंदर देखा भी जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई ये राजा है, हमारी रक्षा कर रहा है। इनको गोपति के रूप में या गोपा के रूप में भी देखते थे, क्योंकि गाय एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम भी थी और गाय आधारित थी। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलते थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो पहली चीज तो हमको पता चलता है कि राजन की इंपॉर्टेंस बहुत थी। अब देखिएगा कि राजन एब्सोल्यूट नहीं था सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो राजन वाज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि राजा के हाथ में एक हद से ज्यादा शक्तियां नहीं थी सर, ठीक है। जैसे राजा के इलेक्शन में समिति नाम की बॉडी अपने आप को प्रूव करेगी सर, ठीक है ना। सभा नाम की एक संस्था हुआ करती थी, विधात नाम की एक संस्था हुआ करती है और गण करके एक पॉलिटिकल बॉडीज थी सर, ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है कि सभा, समिति, विधात क्या है सर, ठीक है। सो दे वर काइंड ऑफ असेंबलीज। असेंबली समझ में आता है, आज की जैसे विधानसभा है, संसद सभा है सर, ठीक है, इस प्रकार की असेंबलीज थी। तो राजा के चुनाव में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले था सर, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि राजा एब्सोल्यूट भी नहीं था, सर्वोकारी भी नहीं था, इसके हाथ में हेरिडेटरी पावर जो था वो भी आपको नहीं मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना। तो नो डाउट हेरिडेटरी सक्सेशन होता था पर पावर उसके हाथ में नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड की आपको एक खासियत देखने को मिलेगी कि हेरिडेटरी लीनिएजेस लिमिटेड हुआ करते थे। सभा, समिति, विधात आपको बहुत ही डोमिनेटिंग आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन मेंबर्स हुआ करते थे,
हु वर द मेंबर्स ऑफ द सभा समिति एंड विधात सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सभा वाज द असेंबली ऑफ द एल्डर्स और द इलीट्स, है ना, कि ये जो एल्डर लोग हैं, इलीट लोग हैं, इसकी असेंबली हुआ करती थी। समिति वाज एन असेंबली ऑफ पीपल सर, है ना, ये लोगों की एक बेसिकली असेंबली हुआ करती थी। विधात वाज द असेंबली ऑफ द ट्राइब, है ना, पूरे क्लैन के लोग जो है एक साथ जो रह रहे हैं उनकी असेंबली हुआ करती थी। और इनका कार्य क्या था, तो अगर लड़ाई हो जाए तो राजा को सैंक्शन करना, लड़ाई हो जाए तो राजा की मदद करना, और अलग अलग प्रकार के धार्मिक फंक्शनों को भी कंडक्ट करना सर, ठीक है। अब वैदिक सोसाइटी ऐसे तो बेसिकली नॉन मतलब उतनी रिलीजन को फॉलो करती थी, पर वो उतने फुल टाइम रिलीजियस नहीं थे, पर उनका ये था कि भाई भगवानों को खुश करके बेसिकली हमारी जो भी डिमांड से फुलफिल है वो कर पाए सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, है ना, ये सभा नाम की बॉडी है और विधात नाम की बॉडी है सर, ठीक है। इसमें वुमेन का भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले आता है। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ आपकी जो तमिलनाडु बोर्ड की किताब कह रही है कि वुमेन अटेंडेड द सभा एंड द विधात, है ना। तो अर्ली वैदिक एज के अंदर आपको पॉलिटिकल के सिस्टम के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि जेंडर इक्वालिटी थी। आज की तारीख में हम लोग कभी कभी डिमांड करते हैं कि भाई लोकसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर 33% वुमेन रिजर्वेशन कब आएगा सर, ठीक है ना, समझे। आज से करीबन 2500-3000 साल पहले हम लोग को ऐसे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। 3500 ईयर्स की पहले की मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम बना करती थी, इसमें स्त्रियों की योगदान आपको मिल जाती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो राजा को पता है कि ये समिति और सभा की मदद के बिना वो चला नहीं पाएगा अपनी गाड़ी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इसको लेके ही उसकी पूरी की पूरी सिस्टम चलती है। अब एग्जैक्टली इनकी नेचर क्या थी, सभा समिति विधात, उसको लेके अभी भी डिबेट चलती रहती है। कोई कह रहा था कि इतनी फ्रूटफुल बॉडी नहीं थी, कोई कह रहा था कि इतनी फ्रूटफुल बॉडी थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमको ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई नो डाउट देयर वाज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैड इमर्ज, ओके। एक विशेष प्रकार की राजकीय सिस्टम इसके अंदर से इमर्ज होके आई है, और इसी के इर्द गिर्द हम लोग बेसिकली इसको समझने की कोशिश भी करते हैं सर, ठीक है। तो पहली बात तो आपको वैदिक पीरियड के अंदर समझ में आ गई कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। अब राजा अकेला तो था नहीं, मैंने आपको बताया कि राजा के साथ कोई और लोग भी आएंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हेन वी सी द स्टोरी ऑफ द किंग्स, हम लोग जब राजा की स्टोरी को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि राजा अकेला तो काम नहीं करेगा, राजा के साथ मिनिस्टर्स भी हमको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। जैसे आज की तारीख के अंदर हम मंत्री परिषद को देखते हैं, वी सी द मिनिस्टर्स एंड द मंत्री परिषद, कि भाई उनकी मदद से ही शासन चलता है सर, ठीक है। सो इवन इन द लेटर द अर्ली वैदिक पीरियड, ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ द किंग्स एज वेल। और उस पीरियड में हमको ये पता चलता है कि एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं पुरोहित सर, ठीक है ना। जैसे विश्वामित्र एक पुरोहित हुआ करते थे, वशिष्ठ एक पुरोहित हुआ करते थे। इनफैक्ट वशिष्ठ और विश्वामित्र ये दोनों के दोनों 10 राजाने की लड़ाई के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 10 राजाने की लड़ाई देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इनका इंपॉर्टेंस था सर, ठीक है। उस पीरियड में एक सेनानी भी हुआ करता था, सेनानी कोई और नहीं पर आर्मी का चीफ हुआ करता था, याद रखिएगा सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, है ना, समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। उस पीरियड के समय पे स्टेट बनने की शुरुआत हुई थी राजकीय रूप से। अगर आप देखोगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे कि ऑलरेडी द ओरिजिन ऑफ द स्टेट हैड स्टार्टेड, ओके। अब स्टेट फॉर्मेशन में आपको सबसे ज्यादा चीज चाहिए, वो है रेवेन्यू सर, ठीक है ना। राजा को अगर अपना शासन चलाना है तो उसको रेवेन्यू का बहुत ही बड़ा एक आवश्यकता होता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। द राजन कैन नॉट रन द स्टेट, राजन अपनी मर्जी से अपने खुद के हिसाब से स्टेट को कभी रन नहीं कर पाएगा सर, रियलिटी तो यही है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हियर इन द केस ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग जब राजकीय रूप से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि स्टेट चलाने के लिए पैसा चाहिए। इस पीरियड में कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था सर, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो भी था वो वॉलेंट्री टैक्सेस हुआ करते थे। वॉलेंट्री टैक्सेस का मतलब है कि लोग स्वेच्छा से राजा को देके जाते थे कि भाई तुम हमारी रक्षा कर रहे हो, तुम हम लोग की प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो हम आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बली सर, है ना। ये याद रखेगा, आपको पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू दिस टर्म इन द एग्जामिनेशन कि ये बली क्या हुआ करती थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्पोज्ड टैक्स था, पर इसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। हम आज ये मानते हैं कि बली नाम का जो शब्द है ये वॉलेंट्री था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक बली आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा भाग सर, है ना। भाग इसके लिए क्योंकि जो भी दूसरे राजाओं के साथ ये लोग लड़ाई करके जो संपत्ति जीता करते थे, whenever they used to win any kind of
लाइक नो बैटल एंड दे यूज्ड टू विन द रिसोर्सेज, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, अपनी प्रजा के अंदर से सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली बात तो आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरी कहानी, इसमें हमको कोई ऑफिशियल नहीं देखने को मिलता है कि जो न्याय व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। तो उस टाइम पे तो राजा ही सर्वोपरि आपको ऐसे मिल जाता है सर, है ना। तो राजा कभी कभी न्याय के साथ भी जुड़ा हुआ था, राजा कभी कभी कानून व्यवस्था को लागू करने का भी काम कर रहा था, लड़ाई करने का काम भी, क्योंकि लीडर के रूप में था ना सर। तो राजा, जिसको हम लोग राजन के रूप में पहचानते हैं, उनका रोल तो बहुत बड़े एक एबल लीडरशिप के रूप में था। तो बिकॉज उनका रोल एक एबल लीडरशिप के रूप में था, तो फिर वी डो नॉट सी मच ऑफ दी कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द जुडिशियल सिस्टम सर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही रूडिमेंट्री था, हम लोग ये कह सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी दो चार ऑफिशियल्स की, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे और जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि ऋग्वेद के अंदर राजन को गोपति कहा गया है सर। गोपति क्यों कहा गया है? क्योंकि सीन एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल्स, है ना। गौ, गौ का मतलब क्या होता है? गाऊ सर, है ना। तो कैटल्स के साथ पूरी जुड़ी हुई घटनाएं है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब होता क्या था कि इनकी इकोनॉमी पूरी पेस्टोरल इकोनॉमी थी। पेस्टोरल का मतलब क्या है कि जो पशुधन आधारित है। एंड बिकॉज द इकोनॉमी इज पेस्टोरल इन द ऋग्वेदिक एरा, वी विल फाइंड कि जो राजा है इनको गौपति के रूप में कंसीडर तो किया गया है, और राजा को यह भी कहा गया था कि तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। और राजा हर जगह पे ले तो रक्षा करने के लिए जाएगा नहीं सर, ठीक है। और गायों की उस टाइम पे तस्करी बहुत होती थी सर, ठीक है ना। तो देयर यूज्ड टू बी फाइट्स विद द नेबरिंग किंगडम्स कि ये गाय मेरी है और मैं लेके चला जाऊंगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो उसको लेके वी विल फाइंड कि एक ऑफिशियल था जिसका नाम था वज्रपति। वज्रपति को कहा गया था कि जितना भी विस्तार राजा के हाथ में है, जहां पे पशुधन चल रहा है, उनका पेस्टोरल जो वेल्थ है, उनके पास जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और इनकी मदद होती थी ग्रामीणियों के साथ सर, है ना। क्यों? ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेजेस हुआ करते थे। तो जितने भी विलेजेस हुआ करते थे, जो भी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके, उन सबको बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मदद देने के लिए आपको ये ग्रामीणों का आपको इंपॉर्टेंस मिलता रहेगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर इन द वैदिक एरा? जब हम लोग वैदिक एरा की बात करेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे, तो हमको ये पता चलता है कि राजन एब्सोल्यूट नहीं था, ग्रामीणी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, वज्रपति का इंपॉर्टेंस था, न्याय व्यवस्था नहीं थी, वॉलेंट्री टैक्सेस थे, स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, याद रखेगा सर, ठीक है ना। मैंने अभी आपको कहीं पे बताया था कि देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी सर, ठीक है ना। परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं, लोग एक दूसरे की मदद करके टेम्पररी मिलिशिया बनाते थे, उसको मिलिशिया कहते हैं सर, ठीक है। अगर आपको याद रखना है तो यू कैन यूज दिस टर्म मिलिशिया, है ना। मिलिशिया इज द टर्म जहां पे हमको ये पता चलता है कि लोकल चीफ, लोकल जो किंग्स हुआ करते थे, या लोकल बेसिकली स्थानिक जो विलेज के मुखिया थे, वो बंदों को भेज देगा कि भाई, है ना, कभी कभी आपकी लड़ाई वड़ाई होती है, बुलाते नहीं है लोगों को, भाई बंदे वेद मेरी लड़ाई हो गई है सर, है ना। तो वैसे उस पीरियड के अंदर सिस्टम आपको मिलती है। वेपन्स ठीक ठाक हुआ करते थे, क्योंकि वेपन से लोग बेसिकली आयरन तो था नहीं, पर आयरन के सिवा दूसरे मेटल से ये लोग बनाते थे सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग को ये पता चलता है कि इनकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें वुमेन की कंडीशन क्या है, वर्ण सिस्टम क्या है, दास सिस्टम और स्लेवर सिस्टम कैसे निकल के आया है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो हमेशा याद रखेगा कि इनके यहाँ पे किनशिप मतलब बेसिकली फैमिली यूज्ड टू बी द बेसिक सोर्स थ्रू व्हिच दे विल कनेक्टेड अमंग ईच अदर सर, ठीक है। तो जितने भी आर्य समाज के लोग हैं सर, है ना, इनके यहाँ फैमिली का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस आपको मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये फैमिली को ही कुल कहते हैं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ये सब के सब एक जन के अंदर इकट्ठे होते थे सर, है ना। तो दैट वाज द ग्रेटेस्ट पार्ट जहां से इनका किंगडम चलता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। अब याद रखिएगा कि द वर्ड जन इज पार्ट ऑफ द अर्ली वैदिक लिटरेचर। आप जब लेटर वैदिक लिटरेचर को पढ़ोगे ना, लेटर वैदिक लिटरेचर में जैसे सतपथ ब्राह्मण देखोगे, तो एक शब्द देखने को मिलेगा जनपद। जनपद इज नॉट मेंशन्ड इन द ऋग्वेद सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, समझे कि नहीं समझे। सो वी विल फाइंड कि जनपद नहीं मिलता है आपको, जन मिलता है। जन वाज द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट जिसके थ्रू ये लोग रहते थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। बाकी आपको विश देखने को मिलेगा। विश वाज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ विलेज, है ना। तो गांवों का एक साथ समूह जहां बहुत सारे फैमिलीज रहते थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि उसको विश कहा गया था। और फैमिली जिसे ग्रह के रूप में कहते हैं, एक फैमिली के रूप में, कुल के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। वहां से हमको जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में पता चलता है। उसको एक घर का मुखिया हुआ करता था जिसे गृहपति के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। जो गृहपति अपने पत्नी के साथ रहता है उसको कहा जाता था सपत्नी, है ना। सपत्नी मतलब जोड़े के रूप में, है ना। तो गुजराती में ये सजोड़े रहे थे सर, है ना, कि पति पत्नी साथ में मिलकर बेसिकली अपने संसार को चला रहे हैं, जीवन को चला रहे हैं सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता
चलता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या हुआ करते थे। अब सवाल ये था कि वर्ण सिस्टम था कि नहीं था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो याद रखिएगा कि अर्ली वैदिक लिटरेचर में वर्ण के बारे में हमको पता चलता है, वर्ण वॉज नेवर बेस्ड ऑन दी वी कैन से दी बर्थ सिस्टम सर, है ना, कि जन्म आधारित वर्ण नहीं था। ओरिजिनली वर्ण का मेंशन किया गया था वर्णन के रूप में, कि हम कैसे लगते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन। लोग कहते हैं ना कि अपना वर्णन कीजिए सर, ठीक है, प्लीज प्लीज डिस्क्राइब योरसेल्फ, प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ सर, ठीक है ना। तो जब हम लोग वैदिक लिटरेचर की और वैदिक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो आर्यंस ने अपने लिटरेचर में अपने आप को दर्शाने के लिए कहा कि हम ऐसे दिखते हैं, हमारा कलर ऐसा है, हम इस तरह का हमारा कार्य है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो आर्यंस ने अपने आप को बेसिकली आइडेंटिफाई किया कि हम आर्यंस है, हमारे साथ दूसरे लोग हैं वो दास के रूप में है। दास बेसिकली वो लोग हुआ करते थे जिनको गुलामों के रूप में कंसीडर किया, गुलामी प्रथा। क्यों? क्योंकि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक करता था तो वहां के लोगों को अपने साथ में, अपने अंडर में ले लेता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में जब लेटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई, तो लेटर वैदिक पीरियड में यही दास लोग बेसिकली ओवर पीरियड हम शूद्रस के रूप में कंसीडर किए गए। इनिशियल पीरियड के अंदर हमको यह पता चलता है कि खाली 3 वर्ण का ही मेंशन किया गया है, या 2 ही वर्ण हैं सर, ठीक है। एक है क्षत्रिय जो वॉरियर क्लास थे, दूसरे थे प्रीस्टली क्लास, और तीसरे कॉमन मैन सर, ठीक है। सो वी विल नॉट फाइंड कि देयर विल बी अ प्रॉपर द हायरार्की ऑफ द वर्ण सिस्टम। आज जिसे हम लोग वर्ण व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, ये वर्ण व्यवस्था उस पीरियड में थी ही नहीं सर, ठीक है। तो एक वॉरियर क्लास था जो बेसिकली वहां पे लोगों की प्रोटेक्शन का काम करता था, एक प्रीस्टली क्लास था सर, ठीक है ना, और उसके नीचे कॉमन मैन आता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ये अर्ली वैदिक पीरियड में आपको इस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सर, ठीक है। बट यहां से जब हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के अंदर चले जाते हैं, जब हम लोग बेसिकली उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर हायरार्की देखने को मिलेगी कि आपको एक ब्राह्मण देखने को मिलेंगे, क्षत्रिय देखने को मिलेंगे, वैश्य मिलेंगे और शूद्रस मिलेंगे। शूद्रस मोटे मोटे तौर के ऊपर यहाँ पे जो दासु आया करते थे ना सर, ठीक है ना, मैंने अभी आपको बताया, उन्हीं का ही बेसिकली कंसिडरेशन शूद्रस के रूप में आपको मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो स्लेवर सिस्टम आपको बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। शूद्रस वर डायरेक्टली नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, बहुत ही ऋग्वैदिक पीरियड के खत्म होने तक आते हैं सर, ठीक है। स्लेव्स का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलता रहेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये गिफ्ट के रूप में सबको दिए जाते थे, एक किंगडम के दूसरे किंगडम के द्वारा। मैट्रिमोनियल रिलेशंस के समय पे भी हमको स्लेवरी के बारे में एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अब प्रीस्टली क्लास को भी स्लेव्स देने की आपको डेवलपमेंट मिलते रहेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो सोसाइटी के अंदर आपको स्लेवरी सिस्टम के एविडेंसेस मिलते हैं। पहली चीज, वर्ण व्यवस्था थी पर रिजिडिटी नहीं थी इसके अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे सोशल डिविजन्स के अंदर कोई भी प्रकार का सीधे सीधे तौर के ऊपर आपको हम ये कह सकते हैं कि कोई एक सिस्टम नहीं था जहां कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण बन सकता है सर, ठीक है ना। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर बेसिकली ये कहा गया कि ब्राह्मण कौन है? जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जो व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो इस बेसिस के रूप में हमको सोशल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसके लिए कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि सोसाइटी काफी इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन का मतलब क्या है कि समतावादी समाज हुआ करता था। समतावादी समाज का मतलब यह है कि समाज के अंदर उतनी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं था। नो डाउट एक वर्ग था जो अमीर था, एक वर्ग था जो थोड़ा मैं कहूंगा मिडिल क्लास के रूप में था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब ये कैसे पता चला कि सोशल डिस्टिंक्शन था इनके बीच में सर, है ना। ये सोशल डिस्टिंक्शन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग थे जिसके पास चैरियट्स हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर चैरियट्स की और रथों की बहुत ही वैल्यू है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, कुछ लोगों के पास ब्रॉन्ज की ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे ना, कांसे की बहुत सारी वस्तुएं हुआ करती थी। तो हो सकता है कि आर्थिक रूप से थोड़े अच्छे, मतलब मैं कहूंगा कि अच्छा करने वाले लोग थे, वेल टू डू पीपल थे, पर सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच उस पीरियड की नहीं थी, ऐसा ये मानते हैं। और जो सोशल डिस्टिंक्शन वर्ण व्यवस्था के रूप में आए वो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आए, ऐसा मानना है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, ऋग्वेद के अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस की मेंशंस की गई है, इनके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस वर पार्ट ऑफ द ऋग्वेद सर, तो उसमें हमको बार्बर्स के बारे में पता चलता है, वॉरियर्स के बारे में, कैटल कीपर्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में पता चलता है, मतलब खेती भी हुआ करती थी सर, ठीक है ना, समझे। ऋग्वेद में एक टर्म बहुत इंटरेस्टिंगली दिया गया है जिसे हम लोग कहते हैं पाणी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। ये टर्म के ऊपर से सवाल आ सकता है मेरे हिसाब से सर, है ना, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर बोला गया है कि ये व्यापारी वर्ग है सर, है ना। द पाणीज वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इनटू ट्रेड एंड कॉमर्स। ऋग्वेद ये भी कहता है कि दे वर ऑल्सो एनिमीज। ओके, एनिमीज इसके लिए क्योंकि ये कैटल चुरा के लेके जाते थे सर, ठीक है।
तो गैया को, गौ माया को, बेसिकली गौ माता को ये लोग चुरा के लेके जाते थे। इसके लिए वी विल फाइंड कि ऋग्वेद कहता है कि इनको प्रोसिक्यूट करना है सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि वैदिक लिटरेचर आल्सो टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टर्म पानीस, जहां दास दासियों के बारे में, पानीस के बारे में भी लिखा गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ऋग्वेद को एक्सपांड किया गया तो ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक मिलता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त सर, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 10वें मंडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। ये 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त के अंदर आपको एक श्लोक मिलता है जहां से लोग कहते हैं कि वर्ण प्रथा की एग्जैक्टली शुरुआत हुई सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत ही लेटर पीरियड में लिखा गया था, ये अर्ली वैदिक पीरियड का पार्ट नहीं है, ये अर्ली वैदिक पीरियड के खत्म होते समय बेसिकली कंपाइल हुआ था। और वहां से ही बोला गया कि बेसिकली एक पुरुष, बेसिकली कि एक 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 एक, एक गॉड की डीटी है, जहां हाथ में से ब्राह्मण निकल के आए, ब्राह्मण मुंह से निकल के आए, क्षत्रिय हाथ में से निकल के आए, वैश्य थाई में से, और शूद्रस बेसिकली वी विल फाइंड कि पैर से निकल के आता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इस बेसिस के रूप में ऐसा मानते हैं कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, है ना, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, we will see the origin of the Vedic society will be changing and the वर्ण hierarchy will come into the picture sir, ठीक है ना। तो वर्ण हायरार्की शुरुआत के दौर में नहीं थी, तो एक श्लोक है, ये श्लोक के अंदर से हमको पता चलता है कि वर्ण हायरार्की थी। ये वर्ण हायरार्की में भी आपको रिजिडिटी नहीं देखने को मिलती है, ये वर्ण हायरार्की के अंदर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी इनिशियल पीरियड के अंदर आपको मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। उसमें दास दासियों को काफी बड़ी मात्रा के अंदर हमको ये पता चलता है कि हाईलाइट भी किया गया है। अब दास दासियों के बारे में क्या लिखा गया है थोड़ा देखते हैं सर, ठीक है ना। सो व्हेन द ऋग्वेदिक पीपल मूव्ड इन इंडिया दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पीपल हुम दे रिफर्ड एज दास एंड दासियों सर, ठीक है ना, समझे। तो ये अंदर की तरफ जैसे जैसे आए आर्यन सर, ठीक है ना, वैसे इनको ये दास और दासियों के बारे में पता चलता है, ये दोनों एक ही शब्द के साथ जोड़ते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि एक डायनेस्टी है जिसका नाम है सिम्यू एंड किकाता were grouped as the Dasyus sir, है ना। Sambara the son of the Kulitra is mentioned as the chief of 90 forts and settlements. Evidently the Aryans differentiated themselves from the dark native people who had different cultural practices and sought to maintain the distinction, okay. Varshin was another chief with many troops. The Rigved mentions the defeat of a chief by Sambar बाय दिवोदोसा द सन ऑफ द भारत क्लैन सर, ठीक है ना। तो इनके बीच में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की बात की गई है। ये कन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरेस्टिंगली बात इन्होंने दास दासियों को कहा है कि ये डार्क स्किन लोग थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इनका स्किन टोन अलग था, ये हमसे अलग हुआ करते थे, हमारी जैसी कल्चरल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं, और इनके ऊपर हमने जब पॉलिटिकल विक्ट्री हासिल की तो ऑब्वियस है कि इनका हमने आदान प्रदान भी किया, तो इनका ट्रेडिंग किया गया सर, है ना। इनको गिफ्ट के रूप में एक डायनेस्टी ने दूसरे डायनेस्टी को दे भी दिया, तो ऐसी भी हमारे पास एविडेंसेस मिलती है सर। खैर, उसके सिवाय हमको वुमेन की कंडीशन के बारे में पता चलता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वैदिक पीरियड एंड ड्यूरिंग व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन एज वेल सर, ठीक है। तो समाज के अंदर आपको वर्ण प्रथा, दास प्रथा और वुमेन के बारे में तीन ही पॉइंट्स के ऊपर से आपको आइडिया रहना चाहिए। अब थोड़ी बहुत बातें कर देते हैं कि स्त्रियों की दशा क्या हुआ करती थी, किस तरह से थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो तमिलनाडु बोर्ड के ऑथर्स लिखते हैं कि द वुमेन हैड अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजीशन बट देर इज नो पॉइंट ऑफ जनरलाइजेशन, क्योंकि वुमेन को हमने देखा कि दासास के रूप में भी कंसिडर किया गया है, उनको गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था, दासी के रूप में भी कंसिडर किया गया था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि काफी लोग कहते हैं कि सोसाइटी पेट्रियार्कियल थी। पेट्रियार्कियल क्यों थी? क्योंकि अभी भी लोग मेल चाइल्ड को ज्यादा फॉलो करते थे। बेसिकली हमको यह पता चलता है कि उनके यहाँ पे बर्थ ऑफ अ सन अगर हो जाए, लड़के का जन्म हो जाए, तो उनको काफी ज्यादा वैल्यू थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट रियलिटी ये हुआ करती थी कि वुमेन की एक अपनी खुद की पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल रोल भी था। जैसे कि हमको एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि वुमेन सभा समिति के भाग हुआ करती थी सर, ठीक है ना। हमको ये पता चलता है कि मैरिज वहां पे होता था, और मैरिज के अंदर हमको ये भी पता चलता है कि वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्वयंवर, है ना। स्वयंवर समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर वुमेन हैड द राइट टू चूज देयर पार्टनर एज वेल सर, ठीक है ना। पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री भी हुआ करती थी, मतलब बहुविवाह होता है, एक पुरुष ज्यादा स्त्रियों के साथ शादी करता है, ये एक स्त्री ज्यादा पुरुषों के साथ शादी करती है, ऐसे भी एविडेंसेस है। वीडो रीमैरिज भी हमको नॉलेज मिलता है सर, ठीक है, इसको नियोग विवाह के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। सो प्लीज याद करना ये टर्म को कि इट इज कॉल्ड एज नियोग विवाह, जहां वीडो रीमैरिज के हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ केसेस में हम लोग को ये भी पता चलता है कि लेट मैरिजेस भी होते थे। चाइल्ड मैरिजेस के पास कोई एविडेंसेस नहीं है, देयर इज लिटिल एविडेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, एंड दिस थिंग एक्चुअली हाईलाइट्स कि इनके यहाँ पे जो सिस्टम निकल के आई है, सोशल डिविजन्स निकल के आया है सर, ठीक है ना। इन सब के अंदर से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ऊपर से वी विल सी दैट
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड। ये इंटरेस्टिंग पीरियड इसके लिए क्योंकि हम लोगों को कुछ कुछ वुमेन ऑथर्स मिलती है जिन्होंने ऋग्वेद के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ठीक है ना। So there are authors who have compiled the Rigved, okay. They have helped in the compilation of Rigved as well. So this thing shows कि education was given to the women, they had quite liberty as well, sir, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स में जनरल सोसाइटी के अंदर से कि राजा के हाथ में शक्ति थी पर लिमिटेड शक्ति थी, याद रखेगा सर, ठीक है। आर्यंस और नॉन आर्यंस फाइट करते रहते थे, आर्यंस उनको अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे। सोशल डिविजन्स में उतनी आपको वर्ण प्रथा की डेवलपमेंट नहीं हुई थी और बेसिकली उतनी प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि रिजिडिटी नहीं थी सर, ठीक है। पेस्टोरलिज्म के आधारित इनकी अर्थव्यवस्था चलती है, एग्रीकल्चर का ठीक ठाक रोल प्ले आपको मिलता रहता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और इस बेसिस के रूप में इनकी सोशल कंडीशंस थी। अब लास्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर अब थोड़ी चर्चा करेंगे, वो है इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजियस कंडीशन, है ना, कि आर्य काल के समय पे किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी और किस किस समय के अंदर इनके यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिलीजियस कंडीशन थी सर, ठीक है। अब इकोनॉमी याद रखिएगा कि पेस्टोरल इकोनॉमी हुआ करती थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि द एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड, नो डाउट वी डू द यूज ऑफ प्लशेयर व्हिच इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद के अंदर हमको प्लशेयर के बारे में, प्ल के बारे में पता चलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। वी आल्सो कम टू नो अबाउट द फील्ड क्षेत्र, खेती के लिए क्षेत्र शब्द यूज किया गया है, कृषि नाम का शब्द आपको मिल जाएगा ऋग्वेद के अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि कोई ना कोई प्रकार का एग्रीकल्चर था, पर एग्रीकल्चर लिमिटेड था, मतलब उतनी बड़ी मात्रा में आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जैसे आपको एक देखने को मिलता है सीता, you will find a term called as सीता which was mentioned in the Rigved sir, ठीक है, getting my point, okay। हमको ये भी पता चल रहा है कि इनके द्वारा लिफ्ट इरिगेशन का उपयोग किया गया था, इन्होंने कुएं बनाने की कोशिश की थी जिसके थ्रू ये पानी को ऊपर करने की भी कोशिश करते हैं सर, ठीक है। सो द आर्यंस वर अवेयर अबाउट डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स, they were aware about different seasons, they were aware about barley and wheat as well sir, है ना। तो इनको पता है कि खेती कैसे करेंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और जब हम लोग लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं तो वी विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रॉपिंग दैट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द आर्यंस, है ना। तो ऋग्वेदिक कुल के जितने भी आर्यंस है ये अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, इसके बारे में भी हमको ये नॉलेज मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना। सो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, वी विल सी दैट इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में आपको एक आइडिया रहना चाहिए। इनको पता था कि कैसे हार्वेस्टिंग करना है, सोइंग करना है, थ्रेशिंग करना है सर, ठीक है। बाकी इनका पूरा इकोनॉमी पेस्टोरल था, पेस्टोरल का मतलब है कि पशु आधारित, तो गायों को और अपने पास जो भी कैटल्स है उसको चलाना है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। इनफैक्ट कैटल्स का एग्रीकल्चर के अंदर भी इंपॉर्टेंस है और कैटल्स का दूध दही इंडस्ट्री जो है, डेयरी इंडस्ट्री, उसमें के अंदर आपको इंपॉर्टेंस मिलता रहता है। गाय के लिए इनके बहुत सारी लड़ाइयां भी होती थी, जिसे हम लोग कहते हैं गविष्ठी, राजा को कहते थे गोपति, ऐसा कोई भी व्यक्ति बेसिकली जो वेल्दी है उसके लिए भी आपको गोमत शब्द मिल जाएगा सर, ठीक है। आपको गोडूली, आपको ये सब शब्द मिलते हैं। डॉटर के लिए दुहित्री, द वन हु मिल्क्स द क्राउस, जो गाय की दोहने का काम करते हैं उनको दुहित्री कहते थे सर, ठीक है ना। और गायों को डोनेशंस के रूप में भी दिया जाता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो यू विल फाइंड कि देयर वर डोनेशन टू द प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ द मैन, वुमेन एंड द काउज, एंड दिस थिंग शोज हाउ पेस्टोरलिज्म वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। अब याद रखिएगा कि नो डाउट पेस्टोरल इकोनॉमी है, इकोनॉमी पशुधन आधारित है सर, ठीक है ना। आपको ये देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी डेवलप होना शुरू हो चुका है सर, ठीक है। बट इसके साथ हम लोग जो दूसरी चीज को देखते हैं वो है लैंड का कंसेप्ट सर, ठीक है। तो अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ आया नहीं है क्योंकि पूरा गांव में रहने वाले लोग थे, सब एक दूसरे का रिश्तेदार था सर, ठीक है ना। तो इनिशियली इनके यहाँ पे जो क्लैन बेस्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया तो उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड नहीं मिलती है सर, ठीक है ना, समझे। तो पेस्टोरलिज्म था तो सब भूमि गोपाल की, हम नहीं कहते सर, ठीक है, एवरी द होल लैंड बिलोंग्स टू गोपाल सर, है ना। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये भगवान की है, ये सब भूमि गोपाल की है, ये सोसाइटी की है सर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी यहाँ पेस्टोरल इकोनॉमी की चर्चा हुई सर, ठीक है। अब ऋग्वेद में हमेशा याद रखिएगा कि आयरन का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ऋग्वेद एक्चुअली डज नॉट टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट मच ऑफ द आयरन,
बट मेटल का डेवलपमेंट आपको कुछ कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि चैरियट्स बनते थे, रथ बनते थे, लेदर की इंडस्ट्री आपको मिल जाती है, वीवर्स की डेवलपमेंट मिल जाती है। तो कॉपर्स के बारे में इनको पता था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो दे वर अवेयर अबाउट द कॉपर एंड द ब्रॉन्ज आर्ट, क्योंकि हड़प्पा के अंदर कॉपर और ब्रॉन्ज आर्ट की शुरुआत हो चुकी है सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज आया, ये याद रखेगा सर, है ना, एक शब्द मिलता है आयास। अयाज इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द ब्रॉन्ज और कॉपर। कभी कभी आपको एक शब्द देखने को मिलेगा जिसका नाम है शम आया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। काफी ऑथर्स का मानना है कि शाम आया जो है ये आयरन के लिए यूज किया गया था, बट हमारे पास कोई सीधा सीधा एविडेंस नहीं है कि ये जो श्याम आया है बेसिकली ये आयरन था। पर आया जो था ये बेसिकली कॉपर या ब्रॉन्ज के लिए आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, हमको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरर्स के बारे में पता चलता है, जैसे कर्मरा कोई एक स्मिथ का प्रकार था जो बेसिकली मेटल की वस्तु बना रहा था। यान के एविडेंसेस है जिससे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके द्वारा कोई ना कोई टेक्सटाइल का डेवलपमेंट हुआ था। विविंग ऑफ क्लॉथ वाज वन ऑफ द प्रोफेशन, जो ऋग्वेद बताने की कोशिश करता है सर, ठीक है, क्योंकि ठंडा प्रदेश था, पहाड़ियों में रह रहे थे नॉर्थ वेस्ट के अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और इससे समझ में आ रहा है कि काफी लोग फुल टाइम ये प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे। कुछ कुछ लोगों की स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो वुलन क्लॉथ्स के बारे में इनको ये लड़ाई करते थे तो बख्तर पहनते थे, एक प्रकार की आप देखोगे कोट पहनने की कोशिश करेंगे सर, है ना, हेलमेट्स पहनने की कोशिश करेंगे, रथ बनाने के लिए एक स्पेशल कारीगर आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तो इनके यहाँ ठीक ठाक मैन्युफैक्चरिंग हुआ। तो ये जब मैन्युफैक्चरिंग होगा अच्छा सा सर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का अच्छा डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है सर, ठीक है, आपकी यहाँ पेस्टोरल इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है ना। तो इससे क्या होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स का भी डेवलपमेंट होगा सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि ट्रेनीज, ये जो पनीस करके जो लोग थे जिसको लेके मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया सर, ठीक है, ये पनीस का बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। ये व्यापारी लोग थे जो कभी कभी गाय भैंसों को भी चुरा के लेके चलते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये व्यापारी थे, ये कारवा में ट्रेडिंग करते थे, याद रखेगा। तो कभी कभी यूपीएससी आपको सवाल पूछ देगा कि कारवा ट्रेडिंग होता था कि नहीं होता ऋग्वेद के अंदर, तो याद रखना कि द कारवा ट्रेडिंग वाज स्टिल पार्ट ऑफ द ऋग्वेदिक एक्टिविटीज इन द ऋग्वेदिक कल्चर एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि ये कहानी आपको मिलती है। सामान्य रूप से हमको ये पता चलता है कि इन्होंने बार्टर सिस्टम के थ्रू व्यापार को किया था सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। कभी कभी हमको ये भी पता चलता था कि गोल्ड या सिल्वर का कोई छोटा सा कॉइन सिक्का था, इसको निष्क के रूप में कहा गया है सर, ठीक है ना, प्लीज यूज दिस टर्म, ये टर्म को याद रखना सर, है ना। ये निष्क करके एक कॉइन था, इसका शायद उपयोग करते थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो कभी कभी लिखा गया है कि कोई राजा को या कोई पंडित जी को बेसिकली इन्होंने 100 निष्क कॉइन्स के रूप में भी हमको यहाँ से मिल जाएगी सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो दक्षिणा का अपना खुद का इंपॉर्टेंस था, वी विल फाइंड द यूज ऑफ दक्षिणास, ये गुरु दक्षिणा या पंडित जी को दक्षिणा दिया जाता था, और इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि इनके यहाँ पे दक्षिणा में कभी गिफ्ट मिलती थी, कभी इकोनॉमी में सिल्वर या गोल्ड के कोई ऑर्नामेंट्स दे दिए आपने, या कभी कभी गायों को दे दिया। एक्चुअली गायों को गिफ्ट देने से क्या होता था कि पेस्टोरल इकोनॉमी का ग्रोथ होता था, काउ ब्रीडिंग यहाँ पे चलता रहता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, है ना। तो गाय आधारित अर्थव्यवस्था, गाय आधारित जो सिस्टम चलती थी उससे काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको मिलता है सर, ठीक है ना। और गायों से ही बेसिकली बुलॉक कार्ट्स का यूज होता है, हॉर्स कार्ट्स का यूज होता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट, जिससे ये किंगडम दूसरे किंगडम के साथ कनेक्टेड है सर, है ना। तो आर्यंस को समुद्र के बारे में भी पता है, आर्यंस को नाव के बारे में भी पता है सर, ठीक है, क्योंकि एक तो सप्त सिंधु के ऊपर इनका रहना था सर, ठीक है। So because they were living in the areas of the Sapta Sindhu, definitely actually they were using the river navigation. जैसे हड़प्पन्स ने भी रिवर नेविगेशन का उपयोग किया था, वैसे आर्यंस के यहाँ पे भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो इन सब के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि दे वर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर एंड दे न्यू हाउ टू डेवलप इकोनॉमिकली एज वेल। अब खैर आखिर में आर्यंस का धर्म क्या था, कि किस प्रकार की ये लोग मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे, तो याद रखेगा कि ये नेचर वर्शिप करते थे। नेचर वर्शिप समझ में आता है कि नहीं आता आपको सर, ठीक है, प्राकृतिक पूजक थे। दूसरी बात हमको ये पता चलता है कि आइडल वर्शिप के सीधे सीधे हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, टेम्पल्स के हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, बट हमको ये पता चलता है कि यज्ञ अलग अलग प्रकार के किए जाते थे सर, ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। इसमें बहु ईश्वरवाद की भी कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगी। लोग कहते हैं कि ये पॉलिथिस्टिक थे, खैर पॉलिथिस्टिक थे कि नहीं थे उसको लेकर अलग से डिबेट चलती रहती है, बट इनके यहाँ पे रिचुअल्स कर्म कांड आपको मिल जाएंगे। ये कर्म कांड राजन किया करते थे। क्यों राजन किया करते थे? क्योंकि राजन का काम था कि इस प्रकार के कर्म कांड करने से अगर मैं अपनी प्रजा का रक्षण कर पाता हूं और मुझे शक्ति मिलती है तो आई एम रेडी टू डू दैट, है ना। तो
तो बेसिकली ये क्लाइंट पैट्रोन रिलेशंस को कहते हैं हम लोग हिस्ट्री के अंदर कि भाई जब इसके ऊपर फ्यूडलिज्म की डिबेट आएगी तो अलग अलग प्रकार की चर्चा होती है, पर इसमें इस प्रकार की बातें आपको मिलती रहती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो नेचुरल फोर्सेस को ये लोग बहुत वर्शिप करते थे, याद रखेगा, है ना, कि सन, मून, रिवर्स, माउंटेन्स, रेन्स, इन सब की पूजा होती थी और इनको ही भगवान के रूप में कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, की प्राकृतिक ताकतों को ईश्वरीय रूप का दर्जा देते हुए उनकी पूजा करना, जिससे उनकी रक्षण भी हो पाए, एक रिस्पेक्ट की भावना भी होती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सामान्य रूप से ये पॉलिथिस्टिक थे। पॉलिथिस्टिक इसके लिए क्योंकि बहु ईश्वरवाद आपको दिखता है, मोर देन वन गॉड को ये लोग वर्शिप करते थे, इस तरह की कंसेप्ट भी आपको मिलेगी। नेचुरलिस्टिक थे क्योंकि प्रकृति पूजा ही आपको यहां से देखने को मिलती है। हर छोटी बातों के लिए आपको अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स मिलेंगे, कर्मकांड मिलेंगे, ये हो गया, ये कर्म कर, ये कांड कर दो, कुछ हो गया है तो कुछ और हवन कर दो, यज्ञ कर दो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो प्रीस्ट हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी, क्योंकि प्रीस्टली क्लास के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था सर, है ना। दिस इज द लिस्ट ऑफ द गॉड्स दैट वाज एक्चुअली वर्शिप्ड इन द ऋग्वेद। इनफैक्ट इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड सर, ठीक है ना। कहीं आपको पूछा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन थे सर, ठीक है, तो इंद्र हुआ करते थे। अग्नि वाज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, क्योंकि अग्नि का काम था आलोक से परलोक के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना। आर्यंस का मानना था कि अग्नि हमारे लिए एक ऐसे देवता है जो हमारा संदेशा लेके दिस वर्ल्ड से अदर वर्ल्ड में जाते हैं सर, है ना, इस संसार से, क्योंकि धुआं उठता है, आग लगती है सर, ठीक है, तो धुआं उठते उठते ऊपर की तरफ जाता है। तो आर्यंस बिलीव्ड इनटू दिस आइडिया कि द गॉड अग्नि विल हेल्प अस इन एक्चुअली सेंडिंग द मैसेज आउटसाइड सर, ठीक है। तो हमारा जो मैसेज है, हमारा जो विचार है, वो बाहर की तरफ बेसिकली लेके जाने के लिए अग्नि का आपको बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो गॉड एंड द पीपल के लिए वी विल फाइंड कि इनको पुरंदर भी कहते थे, इंद्र को पुरंदर इसके लिए क्योंकि डिस्ट्रॉयर ऑफ गॉड्स के रूप में आपको यहां से मिलता है सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात है, हमको ये पता चलता है कि सूर्य भगवान को पूजा इन्होंने, उषा को पूजा सर, है ना, शी सीन एज अ गॉडेस ऑफ डॉन। तो हमको पता चलता है कि फेमिनाइन गॉडेसेस की भी पूजा होती थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दिस इंक्लूड्स दी अदिति, पृथ्वी, सिनावली सर, ठीक है, दिस आर डिफरेंट डिफरेंट गॉडेसेस जिनकी पूजा हो रही है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सिनावली को कहा जाता है कि द वन हु बिस्टोस चिल्ड्रन, जो हमको बेसिकली एक फर्टिलिटी के रूप में हमको आशीर्वाद देगी, है ना, संतान प्राप्ति मिलेगी। वरुण को बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है। इनको कहते हैं कि ये जो संसार में जो भी रीत चल रही है ना, ये पूरा यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स चल रहा है, ये वरुण चला रहा है सर, ठीक है। मारुत को कहा जाता है द गॉड ऑफ द स्ट्रेंथ। मारुत और इंद्र ये दोनों के दोनों साथ में है। ऋग्वेद के ज्यादातर श्लोक को भी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि मरुत देवता और इंद्र देवता को दोनों को साथ में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। फिर उसके बाद हमको सोम भगवान के बारे में पता चलता है। कहते हैं कि ये बेसिकली एक गॉड ऑफ प्लांट्स हुआ करते थे, जिनको कंज्यूम करने के बाद, इनका एक रस कंज्यूम करने के बाद इनको शक्ति आ जाती थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। रुद्र के भी कुछ कुछ मेंशन है, क्या रुद्र के उतने मेंशन नहीं है। दिस वर ऑल द इंपॉर्टेंट गॉड्स जिनको बेसिकली ऋग्वेद के अंदर वर्शिप किया गया है सर। ये मोटे मोटे तौर के ऊपर इनके कंसेप्ट में हमको ये आइडिया रहना चाहिए कि इस पीरियड के समय पे जो भी गॉड्स का कंसेप्ट था, ये गॉड्स के कंसेप्ट के अंदर, जो ट्रेडिशंस के अंदर हमको नेचर वर्शिप मिलती है। यज्ञस होते थे, टेम्पल्स और आइडल्स नहीं थे। यज्ञस और रिचुअल्स के थ्रू बेसिकली भगवानों को खुश किया जाता था। उसमें अग्नि और इंद्र का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सोम भगवान का इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि गॉड्स एंड गॉडेसेस दोनों को पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार की अर्ली वैदिक पीरियड की पूरी की पूरी पॉलिटिकल या सोशल और ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल सिस्टम मिलती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये जानकारी मिल रही है कि आर्यंस जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं सर, है ना, दे विल बी शिफ्टिंग सर, है ना। तो ये शिफ्ट होते हैं बेसिकली आज के गंगा यमुना वाले रीजन में सर, ठीक है। तो होता क्या है कि इन द अर्ली वैदिक रीजन, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सर, ठीक है, कि आर्यंस जो थे वो सप्त सिंधु के आजू बाजू में रह रहे थे। अर्ली वैदिक पीरियड में यहाँ पे रह रहे थे सर, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते हमको ये जानकारी मिल रही है कि आर्यंस आर शिफ्टिंग इनटू दिस रीजन, ओके ना, समझे। तो व्हेन वी सी द लेटर वैदिक एरा, जब हम लोग उत्तर वैदिक काल को देखते हैं, आर्यंस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो व्हेन दे विल बी शिफ्टिंग इनटू दिस रीजन, जब ये रीजन के अंदर शिफ्ट होते हैं, there you will find कि some kind of geographical, political and new changes will take place, okay। लिटरेचर भी इनका पूरी तरह से बदल जाता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके ना। तो इसको बेसिकली हम लोग आगे की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और वैदिक क्लास का जो पीरियड है या वैदिक पीरियड की जो पूरी कहानी है उसको खत्म करेंगे सर, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे जरूर से बताना। ये आपके लिए तमिलनाडु बोर्ड की किताब को सिंप्लीफाई किया हुआ है सर, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो आप खुद से पढ़ने बैठो सर, है ना। इफ यू रीड फॉर योर ओन वे सर, अगर आप खुद की तरफ से पढ़ने की कोशिश करोगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा सर, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है कि इसको मैं ठीक ठाक, मतलब है ना, टाइम देके
आपके काम को सरल करते हुए आपको बहुत इजी वे के अंदर समझा पाऊँ सर, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 8585858585। हमारी टीम आपको सॉल्व करेगी। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए। ये कोड को जरूर से यूज करना PN Live टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड जॉइन अस in the largest education revolution in this country and fulfilling your dream for civil services as well। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को। कल एक और सेशन के लिए आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।